आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। मैं राकेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, रात के बज चुके हैं 8 और आपके सामने हाजिर हो चुका हूं रेलवे की PYQ की क्लास लेकर के। आज की इस क्लास में हम हमेशा की तरह 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन होने वाला है और वो जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा और उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से तैयारी अपनी कर रहे होंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लिख रहे होंगे और उनका बार बार में रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप दिन में 2 बार इनका रिवीजन कर लेते हो, एक बार सुबह एक बार शाम को, तो साथियों गारंटी लेता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि मैं पिछले 8-7 साल से देख रहा हूं रेलवे के एग्जाम्स को, क्योंकि मैं रेलवे का एग्जाम क्लियर किया हूं तो मुझे पता भी है, मैंने तैयारी भी की है, अच्छी तैयारी मैंने भी की थी, तभी सिलेक्शन मैंने लिया है। तो इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो रेलवे के जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन बना बना के नए क्वेश्चन क्रिएट करता है रेलवे। ऐसा लगता है कि हमें अलग क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अच्छे से डिस्कशन के साथ पढ़ते हो, पूरे ऑप्शनों को पढ़ते हो, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो 75 से 80% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चनों से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो आपका NTPC का CBT 1 हो, चाहे वो आपका ALP का CBT 1 हो, चाहे वो टेक्नीशियन का CBT 1 हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं और रेगुलरली हमारी क्लास चलती है शाम को 8 बजे। चलिए क्लास को ज्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है उसमें दे रखा है एमीटर। ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें दे रखा है एमीटर। सबसे पहले हम एमीटर की बात करते हैं। तो जो एमीटर है, इस एमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, धारा का मान मापते हैं। धारा का मान मापते हैं। धारा का मान जो मापते हैं वो किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। एमीटर जो होता है इसको हम, जो हमारा विद्युत परिपथ होता है, जो विद्युत का परिपथ होगा उस परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाते हैं। परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। ये क्वेश्चन रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं। तो याद रखोगे साथियों, एमीटर को हम विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यह बात समझ में आई। इसके अलावा जो आपका एमीटर होता है, इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि जो आपका आदर्श एमीटर होता है, एक आदर्श जो एमीटर होता है, इस आदर्श एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध जो होगा ना, आंतरिक प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0। इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्लियर है बात है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है वो दे रखा है गैल्वेनोमीटर। हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। ये गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, तो देखो साथियों, गैल्वेनोमीटर जो है ना वो धारा प्रवाह का ज्ञान करवाता है। धारा प्रवाह का पता लगाने के लिए, हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। एक तो होता है धारा का मान मापना, एक होता है धारा का पता लगाना कि भी धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। पता लगाने के लिए तो हम प्रयोग करेंगे गैल्वेनोमीटर का। अगर उसका मान मापना है भी कितने एम्पियर की बह रही है, 5 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, मान मापने में हम प्रयोग करते हैं एमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर भी धारा में काम आता है, एमीटर भी आपका धारा में काम आता है, लेकिन ये धारा प्रवाह का पता लगाता है। और जो गैल्वेनोमीटर है, धारा के साथ साथ ये धारा की दिशा भी बताता है। धारा की दिशा बताने का काम भी ये करता है, ये बात भी ध्यान रखोगे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, इसमें दे रखा है विभव मापी। विभव मापी, विभव जो मापी है साथियों, ये आपका क्या करता है, सेल का जो विभव होता है, सेल का जो विभव होता है उसको मापने का काम करता है। सेल का जो विभव होता है उसको मापने का काम विभव मापी करता है। और विभव मापी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर, इसका दूसरा नाम पोटेंशियोमीटर भी इसको क्या है, कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है वोल्ट मीटर। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो ये क्या करता है, ये विभवांतर का मापन करता है। विभवांतर का मापन, विभवांतर का मापन करने का जो काम है वो है आपके वोल्ट मीटर का। जो वोल्ट मीटर होता है इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का।
कि समांतर क्रम में किस को जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो मान, जो आपका प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध आपका होगा, तो साथी वो हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, एक तो एमीटर के बारे में, एक वोल्ट मीटर के बारे में। आदर्श एमीटर का जो मान है वो प्रतिरोध का मान 0 होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध का मान है वो क्या होता है? अनंत होता है। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। तो विभवांतर का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी अभी बताया था, सर्किट का मतलब होता है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ के अंदर अगर धारा यानी बिजली धारा का अगर आपका प्रवाह पता करना है, तो प्रवाह पता करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग? गैल्वेनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऑप्शन 3 और दे रखे हैं, उन 3 ऑप्शनों की बात और करते हैं। अगर हम बात करें साथी ऑप्शन नंबर बी की, ये तो मैंने आपको यहां पर ए बता दिया, इस क्वेश्चन के आधार पर मैंने ए बता दिया। अब हम बात करते हैं बी की। बी में आपको दे रखा है एनीमोमीटर। तो जो एनीमोमीटर होता है ये क्या काम करता है? ये हवा का वेग मापता है, हवा का वेग मापने का काम करता है। इसको वेग मापी के नाम से भी जानते हैं, यानी हवा का मापन करने का, हवा के वेग का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बैरोमीटर देखा आपका ऑप्शन नंबर सी में, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के द्वारा किसका मापन करते हैं? तो आपको पता ही है, मैंने बताया भी था, आपको कल बताया था, जो वायुमंडलीय जो दाब है उसका मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे? हम कर लेंगे बैरोमीटर का प्रयोग। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें देखा आपको लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर दे रखा है। लेक्टोमीटर का मतलब होता है दूध मापी। लेक्टोमीटर का मतलब दूध मापी, यानी ये दूध की शुद्धता मापता है। दूध की शुद्धता मापने का काम जो है वो किसका है? लेक्टोमीटर का है। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सॉफ्ट आप जानते होंगे, जो गाड़ियों में नीचे जो लगा होता है ना, इस प्रकार से घूमती है, उसको सॉफ्ट बोलते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बात करते हैं हम सॉफ्ट की जो आवर्तन गति होती है। आवर्तन गति का मतलब होता है घूर्णन गति। आवर्तन गति का मतलब घूर्णन गति। जो साथी सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट, ये गाड़ियों में लगी होती है और ये क्या करती है? घूमती रहती है, घूमती है। तो इसकी जो गति है, यानी घूमने की जो गति, उसको कहा जाता है आवर्तन गति। इसकी जो आवर्तन गति है, इस आवर्तन गति का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसकी घूर्णन गति का प्रयोग करने के लिए, घूर्णन गति का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टेकोमीटर का। यानी जो टेकोमीटर है ये क्या करता है? ये घूर्णन गति का मापन करता है। घूर्णन गति का मापन, ये घूर्णन गति का मापन करेगा। इसके साथ साथ ये जो टेकोमीटर होता है, ये आपकी जो वायुयान होती है, वायुयान जो होती है, और जो आपकी नाव होती है, वायुयान व नाव में क्या करता है? ये वायुयान व नाव में आपकी गति बताता है। वायुयान की और जो आपकी नाव है उसकी गति बताने का काम भी किसका होता है? टेकोमीटर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपको देखा स्पीडोमीटर। और कल वाले जो क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों एक बताए थे, लेकिन स्पीडोमीटर तो क्या करता है? हमारे जो वाहन होते हैं उनकी गति बताता है, इनका वेग बताता है। लेकिन एक वाहन के अंदर ओडोमीटर और होता है, ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर वाहन की जो दूरी होती है
वो क्या करता है, ओडोमीटर बताता है। यानी वाहनों की दूरी, कितनी दूरी की दूरी तय की है वाहन ने, वो बताता है आपका ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर आपके वाहन की गति बताता है, भाई वाहन ने कितनी गति से वो चल रहा है, स्पीडोमीटर। क्लियर है बात है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, स्पीडोमीटर हो ही गया आपका, ओडोमीटर हो ही गया। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। क्वेश्चन था आपका कि सॉफ्ट की जो आवर्तन गति होती है, सॉफ्ट की जो आवर्तन गति होती है उसको उसकी आवर्तन गति को हम किसके द्वारा मापते हैं, तो टेकोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विभवमापी मूलतः क्या है, यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है। तो साथियों एक प्रकार का मापन उपकरण है। मैंने आपको बताया भी था, विभवमापी क्या करता है, सेल का विभव मापता है। सेल का क्या करता है, विभव मापने का काम करता है। इसलिए विभवमापी एक प्रकार का उपकरण है, मापक उपकरण, मापन उपकरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। क्लियर है बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन को, कि इनमें से किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा का मापन करने में किया जाता है, विद्युत धारा का मापन करने में। तो अभी अभी मैंने बताया था साथी, विद्युत धारा का अगर मापन करना है आपको, विद्युत धारा का मापन करना है तो आप एमीटर का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, ए मीटर या फिर एमीटर का। धारा का मापन करने के लिए, धारा का मापन करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, तो एमीटर या फिर ए मीटर का प्रयोग करते हो। इसको एमीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन धारा का पता लगाने के लिए, धारा का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। धारा का पता लगाने के लिए भी धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, उसमें दे रखा है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था पीछे। ओम मीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को मापते हैं। और साथियों वेव मीटर जो है, वेव मीटर, इसके द्वारा हम तरंगों की गति को मापते हैं, तरंगों की गति को वेव मीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमीटर क्या है। एमीटर के बारे में आपको 4 बातें दे रखी हैं, 3 बातें दे रखी हैं, क्या ये सही हैं या इनमें से कौन सी सही है। एमीटर के बारे में देखो, पहला कि एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और अगर आपको याद है तो साथी मैंने आपको बताया भी था कि एमीटर के बारे में, एमीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एमीटर को हम किसके श्रेणी, कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखो कि एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। बिल्कुल, इनका जो प्रतिरोध है ना, एमीटर का प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, निम्न। अगर हम आदर्श एमीटर की बात करते हैं, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो मैंने आपको बताया भी था। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका कितना होता है, तो 0। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी को देखो कि कम विद्युत खींचता होना चाहिए। यानी एमीटर, अच्छा एमीटर वही होगा जो स्वयं खुद, यानी स्वयं कम धारा लेगा, स्वयं कम विद्युत खींचेगा, स्वयं कम विद्युत खींचता है, वही अच्छा एमीटर होता है। वही आपका अच्छा एमीटर होता है जो स्वयं कम धारा खींचता है। इसका मतलब आपकी चारों की चारों बातें आपकी सही दे रखी हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एमीटर के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग हम किसको मापने में करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं स्टेलाग्मोमीटर की। तो स्टेलाग्मोमीटर के द्वारा हम पृष्ठ तनाव को मापते हैं। किसको मापते हैं, पृष्ठ तनाव को। स्टेलाग्मोमीटर के द्वारा, स्टेलाग्मोमीटर के द्वारा हम किसको मापते हैं, हम मापते हैं इस पृष्ठ तनाव को, पृष्ठ तनाव को। यानी हमारा जो तरल पदार्थ होता है, हमारा जो तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ का पृष्ठ का तनाव कितना है, तरल पदार्थ के पृष्ठ का तनाव मापने में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं स्टेलाग्मोमीटर का।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे, स्टेलाग्मोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था साथी ओडोमीटर के बारे में, मैंने आपको बताया था ओडोमीटर के बारे में कि जो ओडोमीटर होता है वो वाहनों की गति वाहनों की दूरी बताता है। वाहनों में क्या बताता है? दूरी का मापन, दूरी का मापन करता है भाई, ये कितने किलोमीटर चल रही है। अगर हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की, स्पीडोमीटर होता है ये वाहनों की क्या करता है? गति बताता है, वाहनों की गति, ये वाहनों की गति बताने का काम करता है स्पीडोमीटर। क्लियर है बात? सही है बात। इसके अलावा इसमें एक दे रखा है दिशा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिशा दे रखा है, तो वाहनों को दिशा बताने का काम कौन करेगा? तो आपका करेगा कंपास। कंपास जो है वो क्या करता है? दिशा बताने का काम करता है। क्लियर है बात? और दूरी बताने का काम कौन करता है? ओडोमीटर करता है। और स्पीडोमीटर क्या करता है? गति बताने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको पूछा था ओडोमीटर क्या काम करता है, तो ओडोमीटर आपका दूरी का मापन करता है, वाहनों के अंदर दूरी का मापन ओडोमीटर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है? अणुओं की संख्या आपको पूछी है। देखिए ये मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी करवाए थे, अगर आपको याद है तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक मैं आपको अलग से थ्योरी के अंदर भी करवा दूंगा। अगर इसमें हमें बात करें तो इसमें हमें क्या दे रखा है? कार्बन का द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान। कार्बन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। इसके अलावा क्या दे रखा है? कार्बन के 24 ग्राम में, यानी कार्बन का ग्राम में हमें मान दे रखा है, ग्राम में भार दे रखा है, ग्राम भार दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 ग्राम। हमें क्या पूछी है? अणुओं की संख्या पूछी है, अणुओं की संख्या, हमें अणुओं की संख्या पूछी है। तो मैंने आपको याद है तो कल एक सूत्र बताया था कि जब भी आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे? संख्या ज्ञात करने के लिए आप ग्राम में जो भार है वो ऊपर लिख दोगे, ग्राम में जो आपका भार है वो ऊपर लिख दोगे, और इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो आप कहां लिख दोगे? नीचे लिख दोगे। जब भी आपको संख्या ज्ञात करनी हो, किसी भी अणु की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका जो ग्राम में भार होता है वो ऊपर लिखोगे, और उसमें भाग किसका दोगे? द्रव्यमान का भाग दोगे। तो आपकी किसकी संख्या निकल के आ जाएगी? अणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी, या फिर मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलों की संख्या भी कहते हैं। यहां पर आपको अणुओं की संख्या की बजाय मोलों की संख्या भी पूछ सकता था, तो दोनों एक ही बात है। क्लियर है बात? अब इसको कैसे करेंगे? देखो इसकी संख्या निकालनी है तो ग्राम में भार कितना है? ग्राम में भार है आपका 24 बटे द्रव्यमान कितना है इसका? हमें 12 दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। यानी अणुओं की संख्या कितनी हो गई साथी? 2 हो गई। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? यानी देखो अगर हम बात करते हैं एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है? तो एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की जो संख्या होती है साथी, वो होती है आपके आवागाद्रो संख्या के बराबर, आवागाद्रो संख्या के बराबर, आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। यानी एक मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है आपकी आवागाद्रो संख्या। समझ में आई बात? लेकिन यहां पर आपको एक मोल नहीं दे रखा है, इसमें SO2 के कितने मोल दे रखे हैं? SO2 के तो 0.6 मोल दे रखा है, हमें पूरा एक मोल नहीं दे रखा है। अगर SO2 के आपको एक मोल की संख्या पूछता तो आपका आवागाद्रो संख्या ही आपका उत्तर हो जाता, और आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.02 गुणा 10 की घात 23, ये आवागाद्रो संख्या का मान होता है। यानी कहने का मतलब एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो आपको पूछा कितना है? आपको तो 0.6 का पूछा है, तो एक मोल में आप कितनी होती है? तो 0.6 में कितनी हो जाएगी? आप 0.6 को क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे किससे? 6.02 गुणा 10 की घात 23 से।
इसी प्रकार से अगर आपको क्या पूछ लेता, आपको 5 मोल का पूछ लेता तो आप 5 से गुणा कर देते। अगर आपसे पूछ लेता 10 मोल का मान कितना, तो 10 का गुणा कर देते। अगर 27 का पूछ लेता 27 का गुणा कर देते। लेकिन अब आपको क्या पूछा है, 0.6 मोल का पूछा है। यह कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हो कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और अवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो 6.02 गुणा 10 की घात 23 होता है। क्लियर है बात? अब इसको हल कर लो। अगर आप इसको हल करोगे तो इसको अगर गुणा करते हो आप 0.6 को और 6.02 को गुणा करते हो, करके देख लेते हैं। मैं एक बार कैलकुलेटर में कर लेता हूं। 0.6 गुणा 6.02, अगर आप इसको गुणा करते हो, इन दोनों को अगर आप गुणा करते हो साथी, तो इन दोनों को गुणा करने पर आपका निकल के आता है 3.6। क्या आता है? 3.6 गुणा, और ये 10 की घात 23 का आपका 10 की घात 23 आ जाएगा, यानी आपका इतने परमाणु निकल के आएंगे। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन आपका जो ये 3.6 और आगे एक 3 और है, एक 3 और है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, उसमें 10 की घात 22 दे रखा है फंसाने के लिए। 10 की घात 22 नहीं होगा, 10 की घात 23 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखोगे ना, तो सी में आपको पॉइंट इधर उधर दे रखा है, 30 पॉइंट दे रखा है, 30 के बाद में पॉइंट दे रखा है, लेकिन 3 के बाद में पॉइंट आएगा। तो थोड़े से माइनर अंतर जो है ना, उनको पहचानना आपको जरूरी है, पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि ऑक्सीजन के, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले से अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, और अच्छे से आप अपनी कॉपी में इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? देखो, जो आपका मोल होता है, एक मोल जो होता है ना, एक मोल का जो मान होता है वो अणुओं की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक मोल का जो मान है वो अणुओं की संख्या के बराबर होता है, और एक मोल का मान आपका अवोगाद्रो संख्या के बराबर भी होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर भी होता है। दोनों के बराबर होता है, या तो फिर इसके बराबर होता है या फिर इसके बराबर होता है, दोनों में से एक के बराबर होगा ये। लेकिन अब आपको क्या दे रखा है? अब आपको द्रव्यमान पूछा है, यानी अणुओं की संख्या के बराबर आपका एक मोल होता है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ध्यान दीजिए साथी, ऑक्सीजन जो है ना, उसका परमाणु जो होगा ना, इसका जो परमाणु वो तो होगा O, और इसका जो अणु होगा, इसका जो अणु होगा वो होगा आपका O2। तो मैंने क्या बताया, एक मोल जो होता है ना वो तो अणुओं की संख्या के बराबर होता है, तो इसका मतलब O2 के बराबर होगा। O2 का जो द्रव्यमान होगा साथी वो कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32, यानी O2 का जो द्रव्यमान निकल के आएगा वो आएगा 32। ये आपका एक मोल का जो मान है ना, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का जो द्रव्यमान है, एक मोल का जो द्रव्यमान निकल के आया वो 32 ग्राम निकल के आया। कितना निकल के आया? 32 ग्राम। यानी अगर ऑक्सीजन के एक मोल की बात करें तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 32 होगा। लेकिन आपको एक मोल का नहीं पूछा है, आपको पूछा है 0.3 मोल का, यह पूछा है आपसे। तो साथी बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, 0.3 को आप क्या कर दोगे? 32 ग्राम से गुणा कर दोगे, 32 से गुणा कर दोगे, तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो 9.6 ग्राम निकल के आएगा। अगर यही आपको 7 मोल का पूछ लेता तो आप 7 से गुणा कर देते, अगर आपको 8 मोल का पूछ लेता तो आप 8 का गुणा कर देते। क्लियर है बात है? तो अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चनों को, थोड़े से क्वेश्चन हार्ड है मैं मानता हूं, इसके सूत्र वगैरह याद रखने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट या जो मोल संकल्पना है उसका अलग से टॉपिक करवा दूंगा, थ्योरी क्लास, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है? अगर आपको पता है तो मैंने अभी अभी आपको 9वां क्वेश्चन करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन ये है, वैसा ही क्वेश्चन ये है। उसमें मैं क्या दे रखा था? उसमें हमें दे रखा था कार्बन का द्रव्यमान दे रखा था 12, और कार्बन का जो हमें
वो जो दे रखा था भार दे रखा था, ग्राम भार, वो 24 ग्राम दे रखा था ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको 9वां क्वेश्चन करवाया था। तो वैसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें आपको पानी जो है ना, पानी का जो भार दे दिया, जो ग्राम में जो भार है, ग्राम में जो भार दिया वो कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है। ग्राम में भार कितना दे दिया, 90 ग्राम। लेकिन अब की बार पानी का आपको यह मान नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं दिया, द्रव्यमान आपको खुद को निकालना पड़ेगा। देखो द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, पानी यानी होता है आपका H2O, और इसका द्रव्यमान कितना निकलेगा, एक H का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2H का कितना हो जाएगा, 2, प्लस ऑक्सीजन का आपका एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 18। टोटल आपका 18 द्रव्यमान आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपको अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे, एक बार अपनी कॉपी को पीछे देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम का सेम। उसमें सिर्फ ये उसमें तो कार्बन का ये मान दे रखा था, इसमें हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम में भार ऊपर लिखते हैं, ग्राम में भार जो वो ऊपर लिखते हैं, और इसका जो द्रव्यमान है वो नीचे लिख देते हैं। अब देखो ग्राम में भार कितना है, 90, और इसका द्रव्यमान कितना है, 18। इसको अगर हम हल करेंगे तो 18 6 90 कितना आ जाएगा आपका, 6 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5, 18 5 90 5। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं फिर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा थी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने, एक मोल में होते हैं। मैंने आपको बताया था एक मोल जो होता है, एक मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो अणुओं की संख्या के बराबर होता है, अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के। या फिर एक मोल जो होता है वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है, आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मोल जो हो जाएगा ना, एक मोल वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 6.02 गुणा 10 की घात 23, लेकिन वो अणुओं के बराबर होगा, न कि परमाणु के बराबर। एक मोल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, परमाणु से संबंधित नहीं होता साथी, वो अणु से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो डी को देखो, ऑप्शन को, डी को, इस डी में सिर्फ आगे आपको परमाणु दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि जो आपका ये होता है मोल होता है, एक मोल वो अणुओं के बराबर होता है, परमाणु के बराबर नहीं होता। इसलिए हम आवागाद्रो संख्या ये लिख दी, और उसके बाद में मैंने यहां पर लिख दिया आगे अणु। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। 14 नंबर क्वेश्चन की कि रसायन शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने दिया था, मोल शब्द किसने दिया था। मोल जो शब्द है साथी वो किसके बराबर है, मोल जो शब्द है, एक मोल जो वो आवागाद्रो संख्या के बराबर है, इसलिए मोल शब्द, ये जो मोल शब्द है ये किसने दिया था, आवागाद्रो साहब ने दिया था। मोल शब्द किसने दिया था, आवागाद्रो साहब ने। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूं, इसके ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट न रहे। तो अगर हम बात करते हैं मोल की, तो मोल जो शब्द है, मोल शब्द, ये मोल शब्द दिया गया था आवागाद्रो साहब के द्वारा। किसके द्वारा, आवागाद्रो साहब के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं लेवोजियर की, लेवोजियर ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा ना, लेवोजियर, लेवोजियर ने क्या किया था साथी, लेवोजियर ने आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो आपके लेवोजियर साहब ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद ओस्टवाल्ड की अगर हम बात करते हैं, ओस्टवाल्ड की, मैंने आपको परसों 2-3 दिन पहले की जो क्लास थी उसमें बताया था ओस्टवाल्ड के बारे में, कि ओस्टवाल्ड ने क्या किया था, अणु शब्द का प्रतिपादन किया था। अणु जो शब्द है उसका प्रतिपादन, अणु जो शब्द है वो ओस्टवाल्ड ने दिया था। ओस्टवाल्ड ने तो सिर्फ सहयोग किया था, ओस्टवाल्ड ने तो क्या किया था, सहयोग किया था। वास्तव में ये जो नाम है ना, वास्तव में ये जो नाम है ये किसने दिया था, ये डेमोक्रिटस ने दिया था। डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को परिभाषित किया था या अणु शब्द को दिया था, लेकिन उसका सहयोग या फिर उस बात का समर्थन किसने किया था, ओस्टवाल्ड ने किया था। ठीक है, और जॉन डोल्टन की अगर हम बात करते हैं, डोल्टन की, तो डोल्टन जो है ना, इन्होंने परमाणु की खोज की थी। परमाणु की जो खोज है वो डोल्टन साहब ने की थी। और साथ ही याद रखना, जो डोल्टन है इसने परमाणु के बारे में, परमाणु का जो बुनियादी सिद्धांत है, बुनियादी या फिर आधारभूत या फिर मूलभूत जो सिद्धांत है वो दिया था, मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कहने का मतलब
डाल्टन साहब ने पहला परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? डाल्टन ने। क्लियर है बात है? अरे समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवागाद्रो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? देखिए, बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल और केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। सबसे पहले बात तो करते हैं पशु कोशिका की। तो पशु एक प्रकार का जंतु है। पशु एक प्रकार का क्या है? जंतु। पशु एक प्रकार का है जंतु। इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो साथी, इनमें से अगर हम बात करते हैं तो वह आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम, वो केवल आपका केवल पशु को हम लिख सकते हैं जंतु, पशु या फिर जंतु कोशिका में मिलता है। पशु या फिर जंतु कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं लवक के बारे में। लवक जो होता है ना, लवक, वो केवल किस में पाया जाता है? ये केवल पाया जाता है पादप कोशिका में। ये पादप कोशिका में मिलेगा आपको, केवल पादप कोशिका में। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि लाइसोसोम जो होगा वो केवल पशु कोशिका में होगा, यानी जंतु कोशिका में होगा, और आपका जो लवक होगा वो केवल और केवल आपका किस में होगा? साथी, पादप कोशिका में होगा। क्लियर है बात है? लाइसोसोम जो है इसको हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं। गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी काई के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। गोल्जी काई का मतलब, गोल्जी काई जो होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन वगैरह का परिवहन करता है, इसलिए गोल्जी काई को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं, हमारी कोशिका का परिवहन तंत्र। और जो राइबोसोम होता है साथी, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बता ही देता हूं मैं आपको, जो गोल्जी काई होगा ना, गोल्जी काई जो होगा वो तो क्या करेगा? प्रोटीन का परिवहन करेगा, प्रोटीन का परिवहन करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका का परिवहन तंत्र कहते हैं, परिवहन तंत्र। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, अगर हम राइबोसोम की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सेल विभाजन दो प्रकार के होते हैं, यानी कोशिका के जो विभाजन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन और साथ ही एक होता है आपका समसूत्री विभाजन। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं हम, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है आपका समसूत्री विभाजन और एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। एक है आपका अर्धसूत्री। देखिए, अगर हम समसूत्री की बात करते हैं तो समसूत्री जो हमारे शरीर में अगर चोट लग जाती है, उस चोट लगने के बाद जो मरम्मत करने का जो काम होता है, मरम्मत करने का काम वो कौन करता है साथी? समसूत्री विभाजन करता है केवल। यानी हमारे शरीर के निर्माण, हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण, हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का निर्माण है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। हमारे शरीर का जो बॉडी मसल्स बनना, कोशिकाओं की वृद्धि होना, वो किसका कारण है? समसूत्री विभाजन का कारण है। लेकिन हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन केवल आपका जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में। जनन कोशिका का मतलब क्या होता है? जनन कोशिका, जो पुरुष की जो जनन कोशिका होती है, पुरुष की जनन कोशिका, उसको कहा जाता है शुक्राणु। पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा यानी जो लेडीज होती है उसकी जनन कोशिका को हम कहते हैं अंडाणु। तो अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करने का काम किसका होता है? अर्धसूत्री विभाजन का होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अर्धसूत्री जो विभाजन है वो क्या करता है? युग्मक का निर्माण करता है। जनन कोशिका में किसका निर्माण करता है? युग्मक का निर्माण करता है। तो याद रखना साथी, जो आपका चोट लगने के बाद शरीर की मरम्मत करने का काम कौन करेगा? आपका समसूत्री विभाजन करेगा, केवल समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता, केवल समसूत्री। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, पशु का मतलब जंतु, मैंने अभी अभी आपको बताया था, पशु एक प्रकार का जंतु है। तो जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका,
जंतु या फिर पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो वो आपकी हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को ही हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो ध्यान रखना, पशु या फिर जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो आपकी न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका जो कोशिका है, इसके बारे में आपको एक दो बात और बता देता हूं। ये कभी विभाजित नहीं होती है, विभाजन नहीं पाया जाता, यानी तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी कहने का मतलब विभाजन नहीं होगा तो इसका दोबारा कभी निर्माण नहीं होगा, दोबारा निर्माण नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता, इसका दोबारा कभी भी निर्माण नहीं हो सकता। इसके अलावा ये काम क्या करती है, इसका कार्य क्या है? तो तंत्रिका जो कोशिका ऐसा थी वो मस्तिष्क से संदेश लेके आती है, मस्तिष्क से संदेश लेके आती है और कहां तक पहुंचाती है? कोशिका तक पहुंचाती है। और कोशिका से वापस संदेश लेकर के वापस कहां पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है आपकी तंत्रिका कोशिका। और साथ ही ये जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी किसको कहा जाता है? इस तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। इतनी सारी बातें याद रखनी है। और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है जंतुओं के शरीर में। क्लियर है बात है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो साथी, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, लिख लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? यानी कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए, जो कोशिका होती है आपकी, कोशिका यानी जो सेल होती है, उस कोशिका के अंदर जो आपका जो जल होता है, जो जल होता है उसकी प्रतिशत मात्रा होती है 80%। और जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन, उसकी मात्रा होती है आपकी 15%। और आपका जो वसा होती है, जो लिपिड यानी जो वसा होती है, उसकी मात्रा होती है 3%। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो चावल में सबसे अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो हमारी कोशिका में कितना होता है? 1%। और अन्य अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक जो पदार्थ, अन्य कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ, वो कितने होते हैं हमारे कोशिका में? 1% होता है। टोटल कितना हो गया आपका? 100%। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है कोशिका में? तो साथ ही ध्यान रखना, आपका जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत, देखिए हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की, फिर आपको समझ में आएगा। कोशिका सिद्धांत जो है ना, कोशिका जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? पहली बात तो ये, कोशिका सिद्धांत जो है वो एक व्यक्ति का नाम तो था स्लाइडेन और दूसरे व्यक्ति का नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने हमारे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्लाइडेन और स्वान ने। और इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा कि सभी जीवों का निर्माण, सभी जीवों का निर्माण, सभी जीवों का जो निर्माण है वो कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। ये बात बताई थी कि जो कोई भी जीव है, उस जीव के शरीर का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? कोशिका के द्वारा होगा। ये इस सिद्धांत में बताया गया था। लेकिन इस सिद्धांत की एक कमी भी है, इस सिद्धांत की एक कमी है। वो कमी आपको याद रखनी। इसकी कमी क्या है कि ये नई कोशिका के निर्माण के बारे में, नई कोशिका के निर्माण के बारे में, निर्माण के बारे में नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। यानी ये दोनों वैज्ञानिक नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में अपने सिद्धांत में कुछ नहीं बता पाए। ये इनके सिद्धांत की एक कमी है। ये कमी भी आपसे पूछी जा सकती है। और साथ ही ध्यान रखना, जो कोशिका सिद्धांत है वो किस पर लागू नहीं होता? ये विषाणु के ऊपर लागू नहीं होता। किसके ऊपर लागू नहीं होता? विषाणु पर लागू नहीं होता।
विषाणु पर लागू नहीं होता। यानी मैंने कहा कि सभी जीवों का निर्माण आपका कोशिका से होता है, इस सिद्धांत में कहा गया है, लेकिन विषाणु का जो शरीर है ना, उसका निर्माण कोशिका से नहीं होता। विषाणु के अंदर कोई कोशिका नहीं होती, लेकिन इस सिद्धांत में तो कहा गया कि कोशिकाओं से निर्माण होता है, तो इसका मतलब ये विषाणु के ऊपर लागू नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या हुआ, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और सवान ने प्रतिपादित कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चोव नाम के एक वैज्ञानिक आए, विर्चोव नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नई कोशिका के बारे में बताया, नई कोशिका के निर्माण के बारे में बताया, नई कोशिका के निर्माण के बारे में हमें सिद्धांत दिया, निर्माण के बारे में बताया। क्या बताया, इसने क्या कहा कि नई कोशिका का जो निर्माण होगा ना, वो पुरानी कोशिका से ही होगा, पुरानी कोशिका से ही होगा, पुरानी कोशिका से ही होगा। यह बात इसने बता दी कि नई कोशिका का निर्माण कोई अलग से नहीं होता, जो पुरानी कोशिका पहले से है ना, उसी से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। यानी कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, कोशिका विभाजन के बारे में साथी बताया था रुडोल्फ विर्चोव ने। कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका का निर्माण हो जाता है, यह बात रुडोल्फ विर्चोव ने बताई थी 1855 ईस्वी के अंदर, 1855 ईस्वी के अंदर। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सुमेलित करना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको दे रखा है लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। अब ये देखो आत्महत्या की थैली कौन से ऑप्शन में दे रखा है, कौन से में दे रखा है, यानी ये दे रखा है आपका सी में। तो एक जो होगा ना वो किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है डीएनए, दूसरे में आपको डीएनए दे रखा है, और डीएनए की उत्पत्ति कहां से होती है, डीएनए पाया जाता है आपका गुणसूत्र के अंदर। ये बी के अंदर आपको दे रखा है गुणसूत्र। तो डीएनए जो होगा वो कहां मिलेगा, आपका गुणसूत्र में मिलेगा। डीएनए कहां मौजूद होता है, गुणसूत्र के अंदर होता है। और जो तीसरा आपको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस। यानी ये आपकी बात दे रखी है ए के अंदर, पावर हाउस, ये आपकी ए में दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक है वो तो किसके साथ सुमेलित होगा, सी के साथ। जो दो है वो किसके साथ सुमेलित हो जाएगा, आपका बी के साथ। और जो तीन है वो किसके साथ सुमेलित हो जाएगा, आपका ए के साथ। अब ये जो बात है ये किस में दे रखी है वो देख लो, 1C2B3A, 1C2B3A, 1B2C3A, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे साथ ही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो बताओ कैसी लगी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आपको पढ़ करके आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए साथी, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा, कोई डाउट आपको फिर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी सुझाव देना चाहें, जो भी सजेशन देना चाहें, वो आपका सजेशन आमंत्रित है। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है रोजाना क्लास के बाद। क्लास का जो पीडीएफ मिलता है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। लेकिन पीडीएफ के अंदर आपको ये बातें नहीं मिलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं, डिस्कशन जो मैंने करवाया है ना, वो पीडीएफ के अंदर आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन उनको पढ़ने के लिए, अच्छे से क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा साथी। हमारा रेगुलर डिस्कशन चलता है शाम को 8 बजे। रोजाना मेरे से जुड़िए और अपने एग्जाम की एक सीट पक्की कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे से जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद साथी।